हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अर्थात भारतीय संविदा अधिनियम जो है, इससे संबंधित जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है अर्थात थर्ड पार्ट है। और इसके माध्यम से हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको आसान करते हुए एमसीक्यूज के रूप में पूरे एक्ट को हम कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कराएं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे, सभी महत्वपूर्ण जो केस हैं वो होंगी, और इसमें जो धाराएं हैं उनका हम पूरा इंटरप्रिटेशन करते हुए उसके जितने प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन सभी बातों को शामिल करते हुए हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें आपको कोई भी जो डाउट है वो ना रह जाए, और कोई भी इस तरह का इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है किसी राज्य की परीक्षा में, पीसीएसजे में, तो उसको हम पूरी तरह से कवर करें, जिससे आप जो है हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो है कंफर्ट हो जाएं। तो दोस्तों, यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 50-50 प्रश्नों के 2 वीडियो जो है अपने चैनल विधिकारी पर जो है अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले उनको देखें, क्योंकि सीरियल से अगर आप देखते हैं और साथ में अगर आप बेरेड को रखते हैं तो इसके बाद जो है आपको और अतिरिक्त स्टडी की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा हमारा दावा है। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा, किसी भी तरह की इसमें कोई भी बात नहीं बच जाएगी जिसे आपको पढ़ना शेष रह जाएगा। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपकी जो सभी प्रकार की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो इसमें क्वेश्चन है, बी के लिए लोक सेवा में नियोजन प्राप्त करने का वचन ए देता है और ए को बी जो है 1000 रुपए देने का वचन देता है। यहाँ पर बी और ए के बीच जो करार है इसकी क्या वैधता क्या होगी, या ऐसा करार का प्रकृति क्या होगी। तो यह जो करार होगा यह शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, तो धारा 23 को अगर हम देखेंगे तो 23 के अंतर्गत जो स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करार जो कि विधि के द्वारा निषिद्ध हो, तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखने के लिए ख को भाड़े पर देने का करार करता है। तो यह जो करार होगा इसकी प्रकृति क्या होगी, तो ऐसा जो करार है यह शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा क्योंकि यह अनैतिक है। अब धारा 23 को देखेंगे तो 23 के अंतर्गत यह जो प्रावधान किया गया है कि अगर कोई करार है उसमें किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति की क्षति अंतर्वलित है, या न्यायालय के द्वारा उसको अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है, तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रतिफल और उद्देश्य यह भागतः विधि विरुद्ध हो, तो ऐसा जो करार होगा यह इसका प्रकृति क्या होगा। तो यह जो करार होगा वह शून्य होगा, क्योंकि धारा 24 को देखेंगे तो 24 में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई प्रतिफल है या उसका उद्देश्य है वह भागतः विधि विरुद्ध हो, तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। और शून्य करार के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 24 से लेकर धारा 30 तक के अंतर्गत दिया गया है। अब हम इससे आगे जो है धारा 24 से 30 में, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा 30 तक के जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई सिलेबस में शामिल है तो वहां पर आधा जो प्रश्न है ये धारा 30 से पहले तक के रहते हैं, और आधे में जो है बाकी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहता है। तो इसी वजह से यहाँ तक जो है हमने कोशिश किया है कि कोई भी फैक्ट न छूटे और हम उसको क्रम से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर भागतः प्रतिफल और भागतः उद्देश्य अगर विधि विरुद्ध हो तो ऐसा जो करार है वो शून्य होगा। किसमें बताया गया है, तो धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से करार करती है कि वह उसकी वैयक्तिक सचिव अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगी और उसके साथ जारता भी करेगी, और इसके लिए बी उसे 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देता है। तो ऐसा जो करार होगा यह किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिफल है, प्रतिफल कितना है, 20,000 रुपये प्रतिमाह है, और किस कार्य को करने के लिए करार किया जा रहा है, किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो जो उद्देश्य उसका है वह भागतः दो भाग में है। भागतः विधि विरुद्ध है अर्थात वह वैयक्तिक रूप से सचिव के रूप में कार्य करेगी, लेकिन उसका जो दूसरा भाग है कि वह उसके साथ जारता भी करेगी। तो यहाँ पर जो दोनों कार्य हैं वह एक तो वैध है और दूसरा अवैध है। तो धारा 24 क्या कहती है, 24 यही कहती है कि अगर कोई प्रतिफल और उद्देश्य वह भागतः विधि विरुद्ध हो तो उनका जो करार, ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है कि यह करार जो शून्य है क्योंकि विधि सम्मत भाग को विधि विरुद्ध भाग से पृथक नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रतिफल के बिना किए गए करार, इनकी क्या प्रकृति होती है। तो प्रतिफल के बिना किया गया कोई करार है, यह करार शून्य होता है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि 25 एक ऐसा सेक्शन है जिसपे बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, उसके प्रॉब्लम पे पूछे जाते हैं या सेक्शन बेस्ड भी पूछे जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। इसी वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि जो 25 पर जितने प्रश्न या जितने दृष्टांत हैं या जितनी समस्याएं पूछी जाती हैं उन सभी को हम एक साथ जो यहाँ पर क्लियर करें। तो धारा 25 को देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, लेकिन इसके अपवाद बताए गए हैं 3। तो 3 अपवाद कौन कौन से हैं। पहला है कि अगर ऐसा जो करार है वह नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के निकट संबंधियों में लिखित रूप में अभिव्यक्त वचन के आधार पर किया जाता है और ऐसा जो करार होना चाहिए वह लिखित हो और पंजीकृत हो। तो अगर इस प्रकार से कोई करार किया जा रहा है तो यहाँ पर प्रतिफल की कोई आवश्यकता नहीं होती और उसका जो प्रवर्तन है वह कराया जा सकेगा। दूसरा है कि स्वेच्छा से अगर किया गया कार्य है और उस कार्य के दौरान उसको क्षति कारित होती है तो उसके लिए भी वहां पर जो है उसका जो वचन है उसका पालन कराया जा सकेगा, भले वहां पर प्रतिफल न हो। तीसरा है कि परसीमा अवधि के द्वारा वर्जित किसी ऋण की देनगी का कोई वचन है तो उसको भी उस वचन का भी पालन कराया जा सकेगा, भले ही वहां प्रतिफल न हो। तो अब हम इस पर आगे जो समस्याएं हैं उसको देखेंगे तो ये जो तीनों अपवाद हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिफल के बिना किए गए करार के संबंध में क्या सही है। तो पहला है कि जो प्रतिफल के बिना करार किया जाता है वह करार कैसा हो, वह लिखित होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, निकट संबंधियों के बीच में होना चाहिए और वहां पर नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो। तो यह तीनों बातें वहां पर फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है प्रतिफल के बिना जो किया गया करार है वह वैध होगा और यह वैध होगा धारा 25 के खंड 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूडम पैक्टम से क्या तात्पर्य है। तो न्यूडम पैक्टम से तात्पर्य होता है कि बिना प्रतिफल के कोई करार जो किया जा रहा है तो उसे ही यह न्यूडम पैक्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है संविदा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन बताइए। तो संविदा अधिनियम की है ये, तो अधिनियम के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें पहला है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है, धारा 25 के अनुसार यह सही है। दूसरा है विधिक दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए, ये भी सही है। प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, तो यही जो कथन है यह सही नहीं है क्योंकि वहां पर पर्याप्त होना या पर्याप्त न होना ऐसी कोई बाध्यता नहीं बताई गई है, बल्कि प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, उसका कुछ मूल्य होना चाहिए और प्रतिफल आवश्यक रूप से होना ही चाहिए क्योंकि बिना प्रतिफल के अगर कोई करार किया जाता है तो वह शून्य होगा। तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन विकल्प पूछ रहा है, तो तीसरा जो विकल्प है यही गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो इसमें सही कौन सा है इसको देखेंगे। पहला है किसी विधिक कर्तव्य का पालन करना वचन के लिए प्रतिफल नहीं है। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है क्योंकि जो कार्य है वह प्रतिफल नहीं होगा, बल्कि जो प्रतिफल होना चाहिए उसका कुछ मूल्य होना चाहिए और वह वास्तविक होना चाहिए। और दूसरा है कि वाद लाने से प्रवृत्त रहना सदैव ही पर्याप्त प्रतिफल माना गया है। तो यह भी सही है क्योंकि धारा 2D को देखेंगे जिसमें कि प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जब वचनदाता की वांछा पर जो वचन ग्रहीता है वह कुछ कार्य करता है या करने से प्रवृत्त रहता है तो वहां पर जो है उसका ऐसी जो प्रवृत्ति है वह प्रतिफल माना जाएगा। तीसरा है प्रतिफल का वचन के अनुरूप पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। यह भी कथन बिल्कुल सही है, अर्थात यह जरूरी नहीं है कि जो प्रतिफल हो वह पर्याप्त हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है भारत में भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल माना जाता है। तो ऐसा जो प्रावधान है किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 25 की जब खंड 2 देखेंगे तो 25 के खंड 2 के अंतर्गत ही यह बताया गया है कि जो भूतकालीन प्रतिफल है वह अच्छा प्रतिफल होता है। अब भूतकालीन प्रतिफल किसको कहेंगे इसको भी समझना है, तो यह एक उदाहरण इसके लिए बेहतरीन होगा। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भूतकालीन प्रतिफल क्या होता है। तो जैसे क है तो क की इच्छा पर ख जो है उसके पुत्र को ये जनवरी महीने में पढ़ाता है और क जो है फरवरी माह में ख को जनवरी में पढ़ाने के लिए 500 रुपए देने का वचन देता है। तो ख के द्वारा पढ़ाए जाने के संबंध में यह भूतकालीन प्रतिफल होगा। जैसे जनवरी का महीना है, इसमें जो है उसने सेवा दिया,
सेवा दिया क्या कि उसने पढ़ाया, और इस जनवरी में जो पढ़ाया, जो उसकी फीस है यह फरवरी में वह प्राप्त करता है, तो यही माना जाएगा कि यह भूतकालीन प्रतिफल है। अर्थात जो पहले कार्य किया गया था उसका प्रतिफल जो है उसको फरवरी में मिल रहा है, तो यही भूतकालीन प्रतिफल है। नेक्स्ट है, ब के 1000 रुपये अ के द्वारा देय हैं, किंतु यह जो ऋण है यह परिसीमा अधिनियम के द्वारा बाधित है। उस ऋण के लिए ब को 500 रुपये देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है। तो ऐसा जो करार होगा उसकी प्रकृति क्या होगी? तो यह धारा 25 का जो तीसरा खंड है इस पर आधारित है यह दृष्टांत, यह जो समस्या है। तो इसका अर्थ यह है कि ब जो है 1000 रुपये इसको अ को देना है, लेकिन यह जो लिमिटेशन जो है, जो ऋण के चुकाने की जो परिसीमा है, लिमिटेशन है, वह लिमिटेशन बीत गया है। ऐसा परिसीमा बीत जाने के बावजूद जो ब है वह अ से कहता है कि हम आपको 500 रुपये आपको वापस कर देंगे। तो इसलिए यह जो है धारा 25 खंड 3 के अंतर्गत ऐसा जो करार है वह वैध करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिना किसी अनुरोध के गोदाम की आग आग बुझाता है और ए को उससे क्षति भी पहुंचती है। तो बी यह वचन देता है कि ए को जो क्षति हुई है तो उसके उपचार में जो खर्च हुआ है वह उसको उपचार में जो खर्च हुआ है उसको देने का वचन देता है। तो ऐसा जो वचन है वह प्रवर्तनीय होगा, और इसका जो प्रवर्तन है वह कराया जा सकेगा किस धारा के तहत? तो धारा 25 के खंड 2 के तहत इसका प्रवर्तन कराया जा सकेगा, क्योंकि धारा 25 खंड 2 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जो जिसने स्वेच्छापूर्वक कोई कार्य किया है और उस कार्य के द्वारा उसको कोई क्षति पहुंचती है, और क्षति का जो व्यय है उसको देने का अगर वहां पर वचन दिया जा रहा है तो उस वचन का पालन कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है, ए 5000 रुपए मूल्य का एक घोड़ा 1000 रुपए में बी को बेचने के लिए करार करता है। तो ए ने करार के लिए अपनी स्वीकृति स्वतंत्र रूप से दी है। तो ऐसा जो करार है उसका क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर यह जो है कई बार यह पूछा गया है, घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है कि अगर उसके घोड़े का मूल्य 5000 रुपए है लेकिन वह उसको स्वेच्छापूर्वक 1000 रुपए में बेचने के लिए वहां पर करार करता है, तो ऐसा जो करार होगा वह जो है एक संविदा होगा और इसको प्रवर्तित कराया जा सकेगा। तो यह जो है ये जो प्रावधान इसके संदर्भ में है, तो धारा 25 का जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण दूसरा है, तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की स्वतंत्र सहमति से जो करार है वह किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो स्वीकृति है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। उससे जो है अगर यह करार किया जा रहा है तो ऐसा जो करार होगा वह एक संविदा होगी, अर्थात वह विधिमान्य होगा, वह शून्य नहीं होगा, जबकि वह प्रतिफल जो है अपर्याप्त है। नेक्स्ट है, संविदा अधिनियम के अधीन कालबाधित ऋण देने का जो मौखिक वचन है इसका क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर मौखिक वचन के बारे में पूछा जा रहा है। तो मौखिक वचन जो है अगर दिया जाता है तो ऐसा जो करार होगा वह प्रवर्तनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कालबाधित ऋण के संदर्भ में जब हम देखते हैं धारा 25 का जो तीसरा खंड है, 25 का तीसरा खंड जो है जिसमें परसीमा विधि के द्वारा बाधित अगर कोई ऋण है और उसको दिए जाने का मौखिक रूप से वचन दिया जाता है तो वह शून्य इसलिए होगा क्योंकि मौखिक रूप से वचन नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसका जो वचन होगा वह लिखित में होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वह हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगर लिखित और हस्ताक्षरित नहीं है तो वह प्रवर्तनीय नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है ताकि हम इन दोनों बातों को स्पष्ट कर सकें। और अगर इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा जाता है कि कालबाधित ऋण देने के संदर्भ में मौखिक वचन किया जा रहा है, मौखिक करार किया जा रहा है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो ऐसा जो वचन है इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर लिखित रूप में है, हस्ताक्षरित रूप में वहां पर वचन दिया जा रहा है, तो अर्थात वचन देने वाला व्यक्ति उसको लिखित रूप में देता है और उस पर हस्ताक्षर करता है, तब उसका जो प्रवर्तन है वह कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है, ए नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र बी को 1000 रुपए देने का वचन देता है। तो बी के प्रति अपने वचन को ए जो है वह लेखबद्ध करता है, उसको पंजीकृत करता है। तो यह जो है क्या हो जाएगा? तो यह एक संविदा हो जाएगी जो कि धारा 25 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधानित है। और इसी में यह बताया गया है कि लिखित रूप में हो, अभिव्यक्त रूप में हो और उसको पंजीकृत होना चाहिए,
तब जो है अगर कोई इस प्रकार से वचन दिया जा रहा है, और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण है वह नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के अंतर्गत, और किसको दिया गया हो तो अपने जो निकट नातेदार हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो यह जो कुछ बातें हैं ये अगर फुलफिल होती हैं तभी वह जो है एक संविदा माना जाएगा। नेक्स्ट है कथन ए कि प्रतिफल के बिना किया गया जो करार है यह शून्य होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 25 में दिया गया है। कारण तो प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। तो कारण भी सही है, लेकिन जो कथन है जो कारण है वह कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा यही सही होगा कि ये दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है विवाह का अवरोधक या अविवाहित रहने का अगर कोई करार है तो वह अगर किया जा रहा है तो ऐसी जो करार है वह संविदा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शून्य है। तो यह धारा 26 के अंतर्गत शून्य है। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो है 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला तो यह है कि धारा कौन सी होगी, तो यह धारा 26 होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसी जो संविदा होगी वह कैसी होगी, शून्य होगी या शून्यकरणीय होगी। तो यह जो है शून्य होगी। और तीसरी बात यह पूछ लिया जाता है कि ऐसी जो संविदा है क्या वह वयस्क के मामले में लागू होती है या अवयस्क के मामले में। तो तीसरी बात यह है कि यह वयस्क के विवाह के अवरोधक अगर करार होता है तभी ये जो है यह शून्य होगा। क्योंकि नेक्स्ट है अवयस्क के विवाह का करार किस धारा के अंतर्गत शून्य घोषित कराया जा सकता है, तो धारा 26 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक युवक तथा ब एक युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ब के साथ यह करार करता है कि वह ब के अलावा अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह ब को 5,000 रुपए देगा, लेकिन जो है वह स से विवाह कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो ने ब के साथ करार किया था तो वह क्या करार प्रवर्तन कराया जा सकता है या नहीं। तो हम विकल्प देखते हैं। तो पहला है कि ब के साथ हुए करार को जो है लागू नहीं कराया जा सकता। यह सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो है धारा 26 का इससे उल्लंघन होगा। और धारा 26 में क्या प्रावधान है कि जो विवाह के अवरोधक अगर कोई करार हो किए जाते हैं तो ऐसे जो करार होंगे वह शून्य होंगे। तो पहला जो विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है ब के साथ संविदा करता है कि यदि उसी इलाके में वाद्य यंत्रों की दुकान खोलता है तो वह जो है ब को 1,000 रुपये प्रति कर देगा, लेकिन जो है वह दुकान खोल लेता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। तो पहला देखते हैं को स्वतः ही 1,000 रुपये का संदाय ब को करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है कि 1,000 रुपये अधिकतम सीमा है तथा न्यायालय प्रतिकर तय करेगा, यह भी गलत है। और प्रतिकर के विवेक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी विकल्प लागू नहीं होंगे। क्यों नहीं लागू होंगे? क्योंकि धारा 27 को अगर हम देखेंगे तो 27 में यह प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि अगर व्यापार के अवरोधक कोई करार किया जा रहा है, अर्थात किसी ऐसे करार के माध्यम से यह निश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अपना कोई कारोबार है या कोई व्यापार है उसको नहीं करेगा, तो ऐसा जो करार है वह प्रारंभ से ही शून्य होगा। इसलिए यहाँ पर यह जो करार है वह प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है ऐसा करार जो किसी विधिक व्यवसाय, पेशा या व्यापार करने पर रोक लगाता है तो वह क्या होगा। तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट है जो इलाहाबाद जिला में एक व्यवसाय करता है, अपने व्यवसाय को उसके कीर्तिस्व अर्थात गुडविल के साथ ख को बेच देता है। क और ख के बीच एक यह भी करार होता है कि क जो है वह पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगले 20 साल तक कोई भी जो है उस प्रकार का व्यवसाय नहीं करेगा। तो ऐसे करार के संदर्भ में यहाँ पर कौन सी बात सही होगी। तो यहाँ पर यह जो करार है विधिता प्रवर्तनीय नहीं होगा। करार शून्य है क्योंकि अवरोध की सीमाएं अयुक्त युक्त हैं। तो यही जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है। और जो 27 में जो अपवाद एक है इसी में स्पष्ट किया गया है कि जब किसी कारोबार की गुडविल बेच दी जाती है तब ऐसी स्थिति में उस कारोबार को न चलाने का जो करार है वह प्रवर्तनीय होगा। अर्थात वह जो करार है वह मान्य होगा, लेकिन वह अयुक्त युक्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वह कहता कि आप इसी प्रकार का या इसी गुडविल के साथ इसी मोहल्ले में अगर जो है कारोबार नहीं करेंगे तो हो सकता था कि यह मान्य हो। लेकिन यहाँ पर अयुक्त युक्त इसलिए है कि अगले 20 वर्षों तक और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी वह उस प्रकार का व्यवसाय नहीं करेगा। तो इससे तो उसके जो है रोजगार पर, उसके जीविका पर संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए जो ऐसा करार है वह शून्य होगा। और कारण इसका यह है कि वह जो अवरोध की सीमाएं हैं वह अयुक्त युक्त हैं। तो धारा 27 का जो अपवाद 1 है इसी को देखने पे यह बात स्पष्ट हो जाती है।
नेक्स्ट है भारतीय संविदा संशोधन अधिनियम 1997 के द्वारा संविदा अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया था? तो धारा 28 के अंतर्गत संशोधन किया गया था। और धारा 28 में प्रावधान क्या है? तो विधिक अवरोध कार्यवाहियों के अवरोधक अगर कोई करार किया जा रहा है तो ऐसा जो करार है वह शून्य होगा। नेक्स्ट है संविदा अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत कौन सा करार शून्य होता है? तो इसमें से विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक कोई करार होता है तो वह शून्य होता है। इसके अलावा जो व्यापार के अवरोधक करार हैं यह धारा 27 के अंतर्गत शून्य है। और बाजी करार धारा 30 के अंतर्गत शून्य होता है। और अनिश्चितता के आधार पर कोई करार है तो वह 29 के अंतर्गत शून्य होता है। तो यहाँ पर जो है 28 पूछा गया है तो यह विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य होते हैं। नेक्स्ट है संविदा की यह शर्त कि संविदा से उत्पन्न विवाद को मध्यस्थता के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई शर्त है तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो धारा 28 को जब देखेंगे तो 28 का जो अपवाद 1 है, तो अपवाद 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो विवाद है उसको मध्यस्थ करने के लिए अगर कोई निर्देशित किए जाने के संदर्भ में कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी जो शर्त है वह वैध होगी। नेक्स्ट है कोई करार है जिसका अर्थ न तो निश्चित है और न ही अनिश्चित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? तो अगर कोई करार है जिसका अर्थ जो है वह निश्चित नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह जो करार होगा वह शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? कि इसके बारे में प्रावधान धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी में यह बताया गया है कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या वह निश्चित नहीं किए जा सकते हैं तो ऐसे जो करार होंगे वह शून्य होंगे। धारा 29 को यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित करने योग्य नहीं है, ये दो बातें हैं। तो इनके अंतर्गत अगर कोई करार है तो वह शून्य होता है। नेक्स्ट है ब को जो है 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने को कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आशयित है। तो यहाँ पर जो ऐसा जो करार है यह धारा 29 के अंतर्गत अनिश्चितता के कारण शून्य होता है। और यह जो प्रश्न है यह धारा 29 का जो दृष्टांत क है इसी पर आधारित है। तो एक प्रकार का प्रश्न तो ये बन गया, लेकिन इसी में एक प्रश्न और बनता है कि मान लीजिए कि जो है यह केवल नारियल के तेल का विक्रय करता है, अर्थात इसका जो कारोबार है केवल नारियल के तेल बेचने का है। और जब करार करता है तो उसमें यह कहता है कि हम आपको 100 टन तेल देंगे या बेचेंगे। तो वहां पर जो यह समझा जाएगा कि वह केवल नारियल के तेल देने की बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उसका जो करार होगा उसको प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, प्रवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वह कह रहा है कि हम आपको 100 टन तेल देंगे। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस प्रकार के तेल देने की बात कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा जो करार है वह अनिश्चित होने के कारण शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि ए जो है नारियल के तेल का व्यवसायी है और बी को 50 टन तेल बेचने का करार करता है। तो ऐसा जो करार होगा वह क्या होगा? तो वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा, क्योंकि वह भले कह रहा है कि हम आपको 50 टन तेल देंगे, लेकिन इस बात से स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि वह जो नारियल के तेल का विक्रेता है इसलिए वह नारियल का तेल ही देगा। नेक्स्ट ब को अपना सफेद घोड़ा 5,000 रुपये अथवा 7,000 रुपये में बेचने का करार करता है। तो यह जो करार होगा यह जो है अनिश्चित होने के कारण शून्य होगा, क्योंकि धारा 29 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा जो करार है जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह बात जो है निश्चित ही नहीं है कि वह 5,000 रुपये में देगा कि 7,000 रुपये में देगा। और यह जो प्रश्न है यह धारा 29 का जो दृष्टांत एफ है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट है एक बाजी करार धारा 30 के अंतर्गत किस प्रकार का होता है? तो धारा 30 में यह बताया गया है कि एक बाजी करार जो है वह शून्य करार होता है। अब धारा 30 को देखेंगे तो 30 में क्या बताया गया है कि इसके अनुसार पदम के तौर पर अर्थात कोई बाजी करार है तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा जो पदम के तौर पर या बाजी के तौर पर जो है जीती गई हो, जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई जो शर्त लगाई गई है पद में किया गया है
उसके परिणाम के अनुसार व्ययनित किए जाने को न्यस्त की गई है। तो इसके लिए ऐसी जो जीती गई वस्तु है उसके लिए वहां पर न्यायालय में कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के वाद में बाजी करार की परिभाषा दी गई है। तो पहली बात तो यही जान लेना आवश्यक है कि बाजी करार की परिभाषा किस केस में दी गई है। तो यह केस का नाम है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का केस। और इसमें जज कौन थे? तो जज थे न्यायाधीश हॉकिंस। तो यहाँ पर दोनों जो प्रश्न हैं इनको एक साथ में ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तो यह पहला कि यह जो है किस केस में यह परिभाषा दी गई और किस न्यायाधीश के द्वारा परिभाषा दी गई। नेक्स्ट है क और ख करार करते हैं कि करार की तिथि से 5 वर्षों के दौरान यदि ख का घर आग से जल जाता है तो क जो है 10,000 रुपये ख को देगा। और यदि इस अवधि में वह जो घर है वह नहीं जलता है तो ख जो है 5,000 रुपये क को देगा। तो करार की प्रकृति के संबंध में कौन सा उत्तर सही होगा? तो यहाँ पर यह जो करार है वह पद्म करार है और पद्म अर्थात बाजी का करार है और बाजी का करार जो है धारा 30 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है समाश्रित संविदा, यह किस प्रकार की संविदा होती है? तो अभी तक हम जो है शून्य करार या शून्य संविदा के संदर्भ में देख रहे थे जो कि अध्याय 2 के अंतर्गत आता था। अब हम अध्याय 3 में देख रहे हैं। तो समाश्रित संविदा की जो प्रावधान है यह अध्याय 3 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 31 के अंतर्गत यह बताया गया है, उसकी परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न पे आते हैं कि समाश्रित संविदा किस प्रकार की संविदा होती है। तो यह एक वैध संविदा होती है या विधिमान्य संविदा होती है। तो समाश्रित संविदा तो इसको हम देखेंगे अध्याय 3 के अंतर्गत और धारा 31 से लेके 36 तक यह विस्तृत है और 31 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसकी परिभाषा क्या बताई गई है कि समाश्रित संविदा ऐसी संविदा है जो भविष्य में होने वाली या न होने वाली घटना पर कोई कार्य करने के लिए या न करने के लिए कोई करार किया जाता है। तो ऐसा जो करार है या ऐसी जो संविदा है वह समाश्रित संविदा है, अर्थात ऐसी जो संविदा है वह किसी अन्य घटना के घटित होने या न घटित होने पर आश्रित होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत समाश्रित संविदा के संबंध में जो धाराएं हैं वह कौन सी धाराएं हैं? तो धारा 31 से लेके धारा 36 तक जो है यह समाश्रित संविदा के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाश्रित संविदा का लक्षण नहीं है? तो इसमें से समाश्रित संविदा का लक्षण इसमें से पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कि घटना जो है अनिश्चित होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह घटना जो है संविदा की संपार्श्विक होना चाहिए, यह भी सही है। व्यतिकारी वचन होना चाहिए, तो यह जो है सही नहीं है। पालन घटना पर अवलंबित होना चाहिए या उस पर समाश्रित होना चाहिए। तो यह प्रकार से 1, 2 और 4 ये सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सही नहीं है, तो यह तीसरा वाला इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर। तो यहाँ पर अनिश्चित घटना के घटित होने पर अगर कोई संविदा आश्रित है तो उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है जबकि वह जो घटना है वह घटित हो जाती है। अगर उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य होगा। तो यहाँ पर दोनों बातों को ध्यान में रखना है और इसके बारे में प्रावधान धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है। तो 32 में यही जो पहला पैराग्राफ है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित है तो वह तब जो प्रवर्तनीय होगी जबकि वह घटना घटित हो जाती है। दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि जब वह घटना असंभव हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह जो करार है या वह संविदा है वह शून्य हो जाएगी। तो धारा 31 को हमने देखा था कि उसमें समाश्रित संविदा की परिभाषा बताई गई थी। परिभाषा क्या बताई गई थी कि अगर कोई संविदा है वह किसी घटना के घटित होने पर या न होने पर आश्रित होनी चाहिए। तो इसके बाद जो है 31 के बाद 32 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो घटना के घटित होने पर आश्रित अगर कोई संविदा है तो उसका प्रवर्तन कब होगा। और धारा 33 को इसी के साथ देखेंगे, इसमें यह बताया गया है कि घटना के न घटित होने पर अगर कोई जो संविदा है वह आश्रित है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के साथ संविदा करता है कि वह बी को 20,000 रुपये भुगतान करेगा यदि बी का घर जल जाएगा। तो यह जो है किस प्रकार की संविदा होगी? तो यह जो है एक समाश्रित संविदा है और इसके बारे में प्रावधान धारा 31 में दिया गया है। और यह जो प्रश्न है यह धारा 31 का जो दृष्टांत एक है उसी के अंतर्गत दिया गया है।
हिसाब से आपको उसका उत्तर देना होगा। नेक्स्ट है जीवन बीमा की संविदा जिसका पालन भविष्य की घटना पर आश्रित है या आधारित है। तो ऐसी जो संविदा है वह किस प्रकार की होगी या किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यह जो है समाश्रित संविदा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो है जीवन बीमा की संविदा को लेके कई बार कंफ्यूजन भी उत्पन्न हो जाता है कि यह किस प्रकार की संविदा होगी। तो यह जो है यहाँ पर प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि जीवन बीमा की संविदा है और वो उसका पालन जो है किसी घटना पर आधारित है, तो इसलिए वह जो है समाश्रित संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए करार करता है कि यदि बी ए की पुत्री सी से विवाह कर ले तो वह बी को 1000 रुपए देगा और करार के समय जो उसकी पुत्री सी है वह मर चुकी थी, तो ऐसा जो करार होगा वह शून्य हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है यह धारा 36 का जो दृष्टांत है दृष्टांत है इसी पर आधारित है। और धारा 36 में जो प्रावधान है असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पुत्री है वह मर चुकी है और इसी कारण जो है वह घटना असंभव हो गई है कि अब उसका जो विवाह है वह सी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क करार करता है कि अमुक पोत अगर वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा और जो वह पोत है वह डूब जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि धारा 31 के अंतर्गत जो समासित संविदा की परिभाषा दी गई थी, तो उसे में यह बताया गया था कि कोई जो घटना है वह घटित होने पर या न घटित होने पर अगर कोई संविदा जो है समाश्रित होती है, तो घटित होने पर धारा 32 के अंतर्गत और न घटित होने पर धारा 33 के अंतर्गत वहां पर समाश्रित होता है। तो 32 को हमने देखा कि अगर जो घटना के घटित होने पर कोई संविदा समाश्रित है या कोई जो करार है वह समाश्रित है। और 33 में क्या बताया गया है कि जो घटना के घटित न होने पर समाश्रित। तो यहाँ पर न होने पर समाश्रित के आधार पर प्रश्न पूछा गया है कि जो पोत है वह वापस न आए। तो यह जो है ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उस जो करार है उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। कब कराया जा सकता है? कि जबकि वह जो पोत है वह डूब जाता है। तो इसीलिए पहला विकल्प इसका सही होगा कि ऐसी जो करार होगा या ऐसी जो संविदा होगी वह प्रवर्तनीय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण पर समाश्रित संविदा संबंधी जो प्रावधान है वह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है करार करता है कि यदि स जो है वह ब से विवाह करे तो वह ब को एक धनराशि देगा। द से स विवाह कर लेती है, तो ऐसा जो करार होगा वह क्या होगा? तो ऐसा जो करार है वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि कारण इसका यह है कि धारा 34 में जो स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर जिस घटना पर संविदा समाश्रित है और वह जो संविदा है किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है, अर्थात वो भविष्य में वह अपने आचरण को बदल लेता है, लेकिन वहां पर जो संविदा की जा रही है कि वह आचरण अपना न बदले, तो ऐसा जो करार है वह शून्य होगा। नेक्स्ट है समाश्रित संविदा जो नियत समय के अंदर विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर आधारित है। तो ऐसी जो संविदा है इसका क्या प्रभाव होगा? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है उसको हम धारा 35 के अंतर्गत देखते हैं। 35 में क्या बताया गया है कि संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हों, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या प्रभाव होगा? तो ऐसी जो संविदा है वह प्रवर्तन कराया जा सकता है यदि घटना नियत समय के भीतर घटित हो। तो यह जो प्रश्न है धारा 35 का जो दूसरा पैरा है उसी पर आधारित है। तो यह जो पहला है यह सही है। दूसरा है कि ऐसी जो संविदा है उसका प्रवर्तन कराया जा सकता है यदि नियत समय के अवसान से पहले यह निश्चित हो जाए कि ऐसी जो घटना है वो घटित नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही विकल्प सही हैं। तो धारा 35 को हम जब देखेंगे तो यह 35 दो भागों में बताया गया है। पहले भाग में यह है कि ऐसी संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर आश्रित हों, तो ऐसी जो घटना संविदा है वह कब शून्य होगी? तो वह तब शून्य हो जाएगी जबकि वह निश्चित घटना पर न घटित हो या उसका निश्चित घटना पर घटित होना असंभव हो जाए। पहली बात यह हो गई। और यह जो प्रश्न है यह दूसरे बात से संबंधित है, अर्थात दूसरे भाग से संबंधित है। इसमें क्या है कि किसी भी निर्दिष्ट घटना के घटित होने के नियत समय के भीतर अगर वह जो है घटित नहीं होती है तब उसका प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा? तो ऐसा जो प्रवर्तन तब कराया जा सकेगा जबकि वह घटना नियत समय के भीतर घटित हो जाए। और दूसरी बात इसमें यह बताया गया है कि अगर नियत समय के अवसान से पहले यह निश्चित हो जाए कि वह जो घटना है वो घटित
नहीं होगी तब उसका जो प्रवर्तन है वह कराया जा सकेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि असंभव घटनाओं पर समाश्रित जो करार है वह शून्य होंगे। यह जो प्रावधान है धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है काफी। और इसी प्रकार से धारा 56 है, आगे हम इसको देखेंगे। ये दो धाराएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि असंभव घटनाओं पर आश्रित और असंभव जो प्रवर्तन है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 36 के अनुसार समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने के लिए हो, वह शून्य है, चाहे घटना की असंभावना की जानकारी उस समय पक्षकारों को थी या नहीं जबकि करार किया गया था। तो यही जो प्रावधान है धारा 36 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, ए बी के साथ समझौता करता है कि वह बी को 5,000 रुपए देगा जबकि दो समानांतर रेखाएं एक स्थान को घेर लेती हैं। तो ऐसा जो समझौता है या ऐसा जो करार है वह शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं हैं वह असंभव हैं और असंभव घटनाओं पर जो समासित संविदा है वह धारा 36 के अंतर्गत शून्य होता है। नेक्स्ट है, अ और ब में करार होता है कि यदि अ 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पैदल चलकर तय कर लेता है तो ब उसको 500 रुपए देगा। तो यहाँ पर यह जो करार है उसका क्या प्रभाव होगा, तो ऐसा जो करार है वह असंभव होने के कारण शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पैदल जो है वह तय नहीं की जा सकती, वह तय करना उसको असंभव है, इसीलिए जो है यह करार शून्य है। इसके बारे में प्रावधान धारा 36 में दिया गया है। नेक्स्ट है, संविदा अधिनियम के किस धारा के तहत पक्षकारों को अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 37 के अंतर्गत दिया गया है और 37 के अनुसार जबकि संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या उसका प्रस्थापना करनी होगी जब तक कि ऐसे पालन से उन्हें विधि के द्वारा मुक्ति न दे दी गई हो। तो यही जो प्रावधान है धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, अ ने एक चित्रकार ब को अपनी पत्नी का चित्र 500 रुपए में बनाने के लिए नियुक्त किया। जब चित्र आधा बन गया तब अ उस संविदा को विखंडित करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कौन सा कथन है वह सही होगा, तो इसमें पहला है कि अ संविदा को विखंडित कर सकता है क्योंकि चित्र जो है वह पूरा नहीं है, यह गलत है। दूसरा है कि असंविदा विखंडित नहीं कर सकता क्योंकि जब एक बार चित्रकार ने अपना काम प्रारंभ कर दिया तो उसके विखंडन का अधिकार समाप्त हो जाता है। यही सही होगा क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 37 के अंतर्गत दिया गया है और 37 क्या करता है कि पक्षकारों को संविदा का जो पालन है उसको करने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट है, 1,000 रुपए कीमत पर 10 दिन के अंदर ब के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है और अ जो है उस दिन से पहले ही मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर संविदा का क्या प्रभाव होगा, तो ऐसी जो संविदा है वह परिवर्तनीय नहीं होगी। और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 37 का जो पैरा 2 है इसी के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर जो कोई वचन है उनके पालन से पर पूर्व जो है वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे जो वचनदाता हैं वह उनके प्रतिनिधि आबद्ध होंगे। लेकिन इस मामले में चूंकि यहाँ पर रंगचित्र बनाने का मामला है तो वहां पर जो प्रतिनिधि आबद्ध नहीं होंगे क्योंकि वह उसके व्यक्तिगत कौशल से संबंधित है और व्यक्तिगत कौशल से संबंधित जो मामला होता है उसमें जो प्रतिनिधि है वह आबद्ध नहीं होते हैं। और यह जो है प्रश्न जो है यह धारा 37 का जो दृष्टांत ख है इसी पर आधारित है और उसी में यह बताया गया है कि अगर ऐसा घटना घटित हो जाती है, ऐसी मृत्यु हो जाती है तो उस करार का या उस संविदा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने 150 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये सभी जो प्रश्न हैं वह हमने कोशिश किया है कि वो उनको प्रॉपर व्याख्या के साथ संबंधित धाराओं से और जो प्रोविजन है उनसे कोरिलेट करते हुए हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रश्नों को प्रोवाइड कराएं ताकि आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए और किसी भी प्रकार की कोई डाउट न रह जाए। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके जो पहले के वीडियो हैं उनको आप जरूर देखें। इसके अलावा हमारे चैनल बिधिकारी पर आपको बहुत सारे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो मिल जाएंगे, आप उन सबको देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें ताकि प्री में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत न आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।